हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। कल हमने पढ़ा ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को कैसे देखा जाता है, कैसे लोगों की राइट्स रिजर्व की जाती हैं कि इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में किसी भी सिटीजन का कोई भी बेसिक ह्यूमन राइट एक्सप्लॉइट ना हो। इसके लिए आप सबने सुना होगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक कोड ऑफ कंडक्ट अडॉप्ट किया है इन फॉर्म ऑफ यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस यूडीएचआर में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, ये बताया गया है कि किसी भी कंट्री में जो सिटीजन्स रहते हैं उनके पास कुछ बेसिक राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू हैव अ डिसेंट लिविंग। और कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट उस कंट्री की ये चीज़ें उससे स्नैच नहीं कर सकती है। तो बात आती है क्या सारी कंट्रीज पे ये लागू होता है? तो नहीं, वो कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस की पार्ट हैं, सिर्फ उन कंट्रीज पे ये बात लागू होती है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब बात करते हैं कि कैसे जो सारी कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के पार्ट, वो कैसे इस यूडीएचआर को, मतलब कैसे इस कोड ऑफ कंडक्ट को अपनी कंट्रीज में लागू कराते हैं। तो वो टोटली उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो कंट्रीज डायरेक्टली जो कोड ऑफ कंडक्ट इस डॉक्यूमेंट में है वो डायरेक्टली अपने कंट्री में या तो लागू करवाएं, या हो सकता है या वो उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बेड करवा ले और फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजन्स को उनके बेसिक राइट्स प्रोवाइड कराएं। तो ये तो बात हो गई हमारी इंटरनेशनल लॉ की। आगे हमारी बुक में ये भी बताया गया है कि इन इंटरनेशनली जो ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए कराए गए हैं उनके एक्सप्लॉइटेशन के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे कंप्लेंट मैकेनिज्म भी है। कुछ तरीके होते होंगे कंप्लेन करने के। हो सके कोई वेबसाइट होगी जिस पे जाके आप इंटरनेशनल किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी बॉडी को कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपकी कंट्री में आपकी गवर्नमेंट द्वारा आपके किसी भी राइट का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। ये बात हो गई कंप्लेन मैकेनिज्म की। आगे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कब आया था ये? 1976 में। इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे लॉज के डेट याद करें क्योंकि एग्जाम में ये डेट्स पूछता है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है कि ये राइट पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जितना रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा वीडियोस बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इसको हम यहीं से देख सकते हैं कि ये लॉ इसलिए बना है कि जो इंडिविजुअल ह्यूमंस हैं उनके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सके। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में क्या क्या आ सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू चूज एनी रिलीजन, फिर फ्रीडम टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, all freedom from all forms of discrimination based on gender, race, color, etc. तो ये था हमारे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो आया था 1976 में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये आया था 1976 में। तो इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया है? ये भी हमारा पहले वाले जैसा ही है।
जो था इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। बस इसका स्कोप जो थोड़ा सा बढ़ गया है, ये इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल राइट्स के बारे में बात करता है। जैसे इकोनॉमिक राइट्स की अगर हम बात करें तो राइट टू लाइवलीहुड आ जाता है। सोशल की बात करें तो फेयर ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कल्चरल राइट्स वही कि फुल रिलीफ टू लाइक सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल यू वांट, और ऐसे। तो ये भी बहुत कुछ पहले वाले से ही मिलता जुलता है, बस थोड़ी सी ज़्यादा स्कोप है इस राइट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे की। तो ये है कॉन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो आया था 1990 में। माना गया है कि चिल्ड्रन अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, चाहे वो फिजिकल इमेच्योरिटी हो या मेंटल इमेच्योरिटी हो, उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, और उसी स्पेशल केयर को फुलफिल करने के लिए ये लॉ बनाया गया है, कॉन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो कि 1990 में आया। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, जो कि आया 1979 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। ये क्या होता है? अगर जेंडर के बेसिस पे किसी भी तरह का भेदभाव किया जाए फीमेल्स के खिलाफ, विमेन के खिलाफ, तो वो आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। चाहे वो हो कि इक्वल पे ना देना, किसी पर्टिकुलर जगह पे एंट्री प्रोहिबिट कर देना, या और भी कोई चीज़ें। तो इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए आया कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन। अब अगर आपको देखना है तो हमारी बुक में जो इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है वो आप ज़रूर पढ़िएगा, उसकी वजह से उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था चौथा पॉइंट। अब हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो लास्ट है कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1954। रिफ्यूजी क्या होता है? रिफ्यूजी कोई भी एक ऐसा पर्सन जो किसी भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस की वजह से अपनी कंट्री में न रह के दूसरी कंट्री में जाके रिसाइड करता है। वो सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? हो सके वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो तो उसकी जान को खतरा हो सकता है कि वो कुछ डिफरेंट माइंडसेट फॉलो करता हो, डिफरेंट लोगों को फॉलो करता हो, उसकी वजह से उसकी जान को खतरा हो, या हो सके उसके कलर की वजह से, उसके रेस की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि जिस कंट्री में वो रहता है उसमें उसकी जान को खतरा है, तो वो पर्सन, इंडिविजुअल दूसरी कंट्री में पनाह ले सकता है। तो इसी के लिए आया था कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1954। अगर हम इस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आता है एक ऐसा क्वेश्चन जो कि केस स्टडी टाइप का होता है। जैसे आपको एक केस स्टडी दे दिया जाएगा कि राम इज अ नेटिव ऑफ दिस कंट्री एंड ड्यू टू सम पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज ही इज eloping his country and trying to reside in some other country or is residing in some other country, तो is he a refugee? तो उस केस में आपको बताना होगा कि हाँ, राम इज अ रिफ्यूजी, और अंडर विच लॉ ही विल बी टेकन केयर ऑफ, तो वहाँ पे आ जाएगा कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1954। तो ये आज हम ने पढ़ लिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी सजेशन या कोई भी। तो लास्ट है कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1954। रिफ्यूजी क्या होता है? रिफ्यूजी कोई भी एक ऐसा पर्सन जो किसी भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस की वजह से अपनी कंट्री में न रह के दूसरी कंट्री में जाके रिसाइड करता है। वो सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? हो सके वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो तो उसकी जान को खतरा हो सकता है कि वो कुछ डिफरेंट माइंडसेट फॉलो करता हो,
पावर डिफरेंट लोगों को फॉलो करता हो, उसकी वजह से उसकी जान को खतरा हो, या हो सके उसके कलर की वजह से, उसके रेस की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि जिस कंट्री में वो रहता है उसमें उसकी जान को खतरा है, तो वो पर्सन, इंडिविजुअल दूसरी कंट्री में पनाह ले सकता है। तो इसी के लिए आया था कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1954। अगर हम इस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आता है एक ऐसा क्वेश्चन जो कि केस स्टडी टाइप का होता है। जैसे आपको एक केस स्टडी दे दिया जाएगा कि राम इज अ नेटिव ऑफ दिस कंट्री एंड ड्यू टू सम पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज ही इज eloping his country and trying to reside in some other country or is residing in some other country, तो is he a refugee? तो उस केस में आपको बताना होगा कि हाँ राम इज अ रिफ्यूजी और अंडर विच लॉ ही विल बी टेकन केयर ऑफ, तो वहाँ पे आ जाएगा कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1954। तो ये आज हम ने पढ़ लिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया। लेकिन इससे पहले ये वीडियो ख़त्म हो, मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्ड मिलता है तभी मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं। नहीं तो अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है वीडियो पे तो आगे वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं लीगल स्टडीज़ पे या और भी सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस या इकोनॉमिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।